ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपको मशकूर हूं कि आज की सबचुरी रेफरेंस पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जिन शख्सियात को हम याद कर रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन हमारी रियासत के लिए अपनी अपनी जगह रहा है और खूबसूरत अल्फाज में लिखा गया है। आज जिन शख्सियात को हम याद कर रहे हैं, जैसे आपने खुद उनके बारे में डिटेल फरमाया, गुलाम नबी शाहीन साहब, रमेश अरोड़ा जी, गुलचैन सिंह चारक जी, श्री सत्यपाल मलिक, दीनानाथ भगत जी, श्री मोहम्मद इखलाक खान साहब और मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी। मैं गुलाम नबी शाहीन साहब से शुरू करना चाहता हूं। इस रियासत की एक मायानाज शख्सियत रही है और अपनी पूरी जिंदगी लोगों के लिए वक्फ की। सियासी तौर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और शेर कश्मीर के आइडियल्स के साथ वाबस्ता रहे और कभी भी किसी भी चीज़ पे उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मुझे याद है जब वो यूथ में काम करते थे तो हमारे इलाकों में सागर साहब, मुबारक गुल साहब और शाहीन साहब आया करते थे और लोगों के जितने भी मुश्किलात होते उनको वक्त की हुकूमत के साथ उनकी नोटिस में लाके एजिटेट करते। और ये सिलसिला यहां पे ही खत्म नहीं हुआ। 90 में जब यहां से हमको निकलना पड़ा, माइग्रेट होना पड़ा, तो उसमें शाहीन साहब भी उन हालात के शिकार हुए जिनमें हम सब उस वक्त शिकार हुए और उनको भी जम्मू में एज ए माइग्रेंट अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी। और वो मुसीबत के दिन कितने खतरनाक थे उनका मैं भी गवाह हूं। और किस तरह से हम वहां पे अपने आप को सहारा देके अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को संभाले हुए चलते थे, वो भी याद है। उसके बावजूद जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने यहाँ पे फिर से जमहूरियत की बहाली के लिए अपने आप को सामने किया, उसमें शाहीन साहब का भी ज़बरदस्त रोल रहा। वो भी साथ रहे और यहाँ तक ही नहीं, बदकिस्मती से एक हादसे में उनको ब्लास्ट किया गया और वो अपनी टांग से भी महरूम रहे और ज़िंदगी भर फिर उसी तरह से एक हैंडीकैप की तरह से अपनी ज़िंदगी उन्होंने बसर की। इसी तरह रमेश अरोड़ा जी मेरे साथी रहे हैं अपर हाउस में। बहुत ही अच्छे इंसान, नेक इंसान थे। आइडियोलॉजिकली भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के फुट सोल्जर हैं। इमरजेंसी के दौरान वो भी कैदबंद की मुश्किलात का सामना किया उन्होंने अपने आइडियल्स के लिए, जिस पे वो यकीन रखते थे, उसके लिए उन्होंने लड़ा। बाद में एमएलसी बने, लेकिन बदकिस्मती से एमएलसी के दौर में उनके घर में एक हादसा हुआ, उनके बेटे की वफात हुई मेडिकल कॉलेज में, जो गम वो बाद में बर्दाश्त नहीं कर सके और शायद वही वजह बना कि वो आहिस्ता आहिस्ता इतने परेशान हुए कि बहरहाल हमसे वो जुदा हुए। वैसे तो एमएलसी एक शफीक दोस्त और हमेशा हर एक फंक्शन में बुलाते थे और जो उनका अप्रोच मैंने देखा था भाई बंदी का था, इंक्लूसिव सोसाइटी में यकीन करते थे। हालांकि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिलोंग करते थे जिसका बज़ाहिर एक कम्युनल चीज है, लेकिन जहाँ तक मैं अरोड़ा साहब को जानता हूँ बहुत ही सेक्युलर थे और हर एक को प्यार करते थे, हर एक को बुलाते थे, एक साथ करते थे। इसी तरह चारक साहब का जहां तक सवाल है, गुलचैन सिंह चारक साहब का सवाल, वो रियासत के एक मायानाज सपूत रहे हैं। कांग्रेस के साथ वाबस्तगी रही। नॉट अगेंस्ट द भारतीय जनता पार्टी। ही सेड द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच ही बिलोंग्स टू इज अ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप बोलते वक्त अल्फाज का सही इस्तेमाल करें। अच्छा नहीं लगता है जैसे दूसरे अच्छा मैंने तारीफ ही तो की, मैंने तारीफ ही तो की, मैंने कुछ ऐसी बात ही, मैंने तारीफ ही तो की। ठीक, बस हो गया अब आपका। गुलचैन सिंह चारक साहब का जहां तक सवाल है, वो इस रियासत के वजीर भी रहे हैं, कांग्रेस के मायानाज लीडर रहे हैं और जम्मू में डोगरा सदर सभा के प्रेसिडेंट रहे। उनका कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में इतना है कि एक चेन उन्होंने खोली जो आज भी है, जो लोगों को, हमारे बच्चों को
تعلیم سے آراستہ کرتی ہیں، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے، میں ان کی بھی شردانجلی ان کو کرنا چاہتا ہوں، ارپت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گورنر صاحب ستیہ پال ملک جی کا جہاں تک ذکر آتا ہے، ان کا ایک زبردست اپنا ایک سیاسی کیریئر رہا ہے، لیکن جہاں تک ہماری یادیں ان کے ساتھ وابستہ ہے وہ کچھ ملی جلی۔ ویسے بھی جموں کشمیر کے ناگرک، ایک سٹیزن یہاں کے ہونے کے ناطے، جب میں بھی کبھی کبھی ان کو یاد کرتا ہوں، مجھے یاد آتے ہیں، تو کہیں ملا جلا ریسپانس ہوتا ہے۔ جہاں ان کا اپنا نجی کیریئر درخشاں تھا، لیکن وہاں تک اگر دیکھا جائے جموں کشمیر میں ویسے بھی گورنر ان کا رول کنٹروورشل رہا۔ جمہوریت پہ یقین رکھنے والے، اور یہ جو ہمارا ملک جو کہ ٹیمپل آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، جمہوریت کا آماج کا جس کو کہا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ جب ہم ستیہ پال ملک صاحب کا رول دیکھتے ہیں وہ کافی کنٹروورسی سے گرا ہوا ہے۔ انہوں نے فیکس مشین کا جو اس وقت ایک عجیب سا قصہ، وہ ہماری یاد، اب اس وقت جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اچھے ہی الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ آئے گا ہو گیا، اب آپ کا ہو گیا ویلی صاحب اب ہو گیا آپ کا، تشریف رکھے نا، آپ تشریف رکھے۔ اب کنٹروورشل باتیں یہاں پر اس وقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم بھی آواز ہے جموں کشمیر کے، اور خاص کر کشمیر کے۔ میرے ان ساتھیوں کو صبر ہونا چاہیے۔ ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے ٹالرنس۔ آپ انٹالرنٹ نہ بنیں۔ جب آپ کو اپنا موقع آئے گا، سر مجھے ختم ہو گیا جی، اب ہو گیا۔ دیویندر موتیال جی، ڈاکٹر، نہیں اب سنیے، شام لال جی اب ہو گیا، ان کا ہو گیا، ان کی تقریر ہو گئی، اب آپ کی باری ہے، آپ کی باری ہے۔ اس قسم کی پریزیڈنٹس کبھی رہی ہے ہاؤس میں کہ ہم ایکچولی ریفرنس میں اس قسم کے ریمارکس اور اس قسم کے ڈیروگیٹری ورڈ جو ہے وہ استعمال۔ میں آپ سے اتفاق، آپ تشریف رکھیں، میں آپ سے اتفاق رکھتا ہوں، ہمیں کوئی کنٹروورشل بات اس وقت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ بیٹھیے نا، آپ بیٹھیے۔ ڈاکٹر دیویندر کمار منیال جی، ڈاکٹر منیال جی بولیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ چھوڑیے، آپ بحث میں مت اٹھیے، ان کی تقریر ختم ہو گئی، ہو گئی ان کی تقریر ختم۔ Organization, that organization, the organization which Ramesh Arora belonged is a communal organization. اس کو ایکسپنج کی میں نے کہہ دیا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کوئی کنٹروورشل بات اس موقع پر کرنی نہیں چاہیے۔ آپ ان سے آپ کلوز کیجئے اس چیپٹر کو، ان کی تقریر ختم ہو گئی، اب ان کی تقریر ختم ہو گئی۔ ڈاکٹر منیال جی بولیے آپ۔ نہیں، کوئی کنکلوژن کی ضرورت نہیں ہے، تشریف رکھیے، بولیے آپ۔ دھنیہ واد آنریبل اسپیکر صاحب، آپ نے مجھے آج اس شردھانجلی کے لیے موقع دیا، اس کے لیے آپ کا دھنیہ واد۔ ہمارے بیچ میں جو کچھ سمے سے ہمارے ساتھی نہیں رہے، ستیہ پال ملک جی، فارمر گورنر شری گرجنت سنگھ ساڈک جی، پورو منتری شری دینا ناتھ بھگت جی، پورو MLA جناب غلام نبی شاہین صاحب، پورو MLC جناب رمیش اروڑا جی، پورو MLC سردار محمد اخلاق خان صاحب، پورو MLC، اور محمد سلطان پنڈت پوری صاحب۔ سر، مجھے ان میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، کچھ نوکری کے دوران اور کچھ ایز MLA۔ میں آدرنیہ دینا ناتھ بھگت جی کے ساتھ شروعات کروں گا۔ ان کا 2014 کے چناؤ ہم نے اکٹھے لڑے، وہ ہمارے ساتھ MLA بھی رہے، بھارتیہ جنتا پارٹی کے بہت ہی ایک کرمٹ کاریہ کرتا، اور آپ نے ان کی جیونی کے بارے میں جو ایک بریف آپ نے نوٹ پڑھا، میں اس کو دہراؤں گا نہیں، لیکن اپنی نوکری کے دوران بھی ڈپارٹمنٹ آف فارسٹ میں وہ ایک رینج آفیسر کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے، اور ڈپارٹمنٹ میں بہت بڑا نام تھا سر، بہت محنت کی، ایک چھوٹے سے پریوار، غریب پریوار کو بلانگ کرتے تھے، اور اپنے پیروں پر خود کھڑے ہوئے اور ایک پریوار کھڑا کیا۔ آج ان کو یاد کرتے ہوئے ہمیں بڑا فخر ہمیں محسوس ہوتا ہے۔
کہ ایک چھوٹے سے غریب پریوار میں پیدا ہوا ایک آدمی جو ہے وہ MLA بھی رہا، اور پارٹی میں صدر ہونے کے ناطے، جیسے آپ نے بھی اپنے میں کہا کہ پارٹی کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہے ہیں ادھمپور کے، وہ اس سمے میں پارٹی میں نہیں تھا، میں نوکری کر رہا تھا، لیکن ایز MLA جو میں نے ان کے ساتھ کام کیا سر، بڑے ہی ووکل، اور خاص کر کے اپنے کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کو لے کے، اور اس میں وشیش طور پر جو پچھڑا ورگ ہے، غریب لوگ ہیں، SCs ہیں، STs ہیں، باقی جو پچھڑا ورگ کے لوگ ہیں، ان کی بات بڑے دم سے رکھتے تھے، ان کے بارے میں کام بھی کرتے تھے۔ میں ان کو شرابی دیتے ہوئے ان کے پریوار کے لیے بھی میں دعا کروں گا کہ ان کو یہ صدمے سے جو ہے وہ ایک موقع ملے نکلنے کا۔ جناب رمیش اروڑا صاحب، فارمر MLC، جو ہمارے بیچ آج نہیں رہے، ایز MLC، اور میں MLA تھا تب، ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور بہت کچھ سیکھا بھی سر سنگٹھن میں رہ کے ان کے ساتھ۔ میں پارٹی کا وائس پریزیڈنٹ تھا، اور وہ ایک پرانے نیتا تھے، ایڈوکیٹ بھی تھے، اور ہندو رکشا سمیتی کے دوران جو انہوں نے کام کیے ہیں پارٹی کے اندر، آج بھی ان کو ان کاموں کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی آندولن ہو، جموں کی بات ہو، کشمیر کی بات ہو، وہ اس کی بات کرتے تھے اس کے اوپر، اور بڑا اچھا ان کا ٹینور رہا۔ جیسے بات کری یہاں پہ کی کہ ہاؤس میں کہ ایک بڑا ہی دردناک ایک ان کی زندگی میں جو حادثہ ہوا، ان کا جوان پتر جو ہے وہ بہت جلدی اس دنیا سے چلا گیا، اس حادثے کو وہ کہیں نہ کہیں برداشت نہیں کر سکے، اور اس کے چلتے بڑی کم عمر میں وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ جناب گرچین سنگھ چاڑک صاحب، جب میں ایز اے بلاک میڈیکل آفیسر ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر میں کام کرتا تھا سر، اس سمے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ چاڑک صاحب کانگریس پارٹی سے تھے اور پورا منتری رہے ہیں، اور ایک ہمارے وہاں ایک چھڑی یاترا نکلتی تھی سامبا ضلع سے، میرے ضلع سے ہی تھے وہ، اس یاترا کو جموں سے نکال کر شروع کر کے پرمنڈل تک لیا جاتا تھا، اور میں وہاں پہ بلاک میڈیکل آفیسر پرمنڈل تھا۔ لگ بھگ 4 سال تک اس یاترا کو میں نے بھی سر وہاں ہم ریسیو کرتے تھے ایک BMO کے ناطے۔ بہت ہی بڑی ایک دھارمک یاترا جو ہوتی تھی، اور اس کا کئی سالوں سے وہ اس کا آیوجن کرتے تھے، ایک سناتن دھرم کو مانتے ہوئے، اور اس دھرم استھل پرمنڈل جو تربینی ہے اس میں وہ لوگوں کی بہت بڑی آستھا ہے، کہیں نہ کہیں اس استھان کو جیوت رکھنے میں ان کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے۔ پولیٹیکل جو ان کا اپنا کیریئر رہا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ایک میں یہ کہوں گا کہ دھارمک جو مسئلوں میں جو ڈوگرا صدر سبھا کی طرف سے وہ ایک یہ نکالتے تھے چھڑی یاترا، میں نے ان کے ساتھ وہاں کام کیا ہے۔ باقی سبھی لوگوں کا یہاں ذکر ہوا ہے، ستیہ پال ملک صاحب گورنر رہے ہیں جموں کشمیر کے، اپنے غلام نبی شاہین صاحب، سردار محمد اخلاق صاحب، میں جن کو جانتا نہیں ہوں، محمد سلطان پنڈت پوری صاحب، ان سبھی جو شخصیت ہیں، سبھی جو مہانواب، سبھی مہابھوتی ہیں، ان کو میں پرنام کرتے ہوئے، نمن کرتے ہوئے اپنی شردھانجلی ویٹ کرتا ہوں، اور ان کے پریوار کے لیے بھی میں پرارتھنا کرتا ہوں کہ وہ اس حادثے سے باہر نکلے، ان کو یہ حادثہ جو برداشت کرنے کی شکتی دے۔ آپ کا بہت دھنیہ واد۔ تھینک یو ویری مچ۔ غلام احمد میر صاحب۔ میر صاحب۔ آنریبل اسپیکر صاحب، یہ جو خراج عقیدت کی تحریک آپ نے ان ڈیٹیل ہاؤس میں پیش کی، جو آنریبل MLAs MLCs اور ستپال ملک صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، ایک پریسیڈنس کے تحت میں آپ نے ڈیٹیل ان کی ساری زندگی کے بارے میں یہاں ہاؤس کو انفارم کیا۔ اس میں محمد سلطان پنڈت پوری صاحب، جن کی آپ نے لاسٹ میں ذکر کی، ان کے ساتھ کچھ ٹائم تک ہمیں کام کرنے کا موقع ملا۔ جیسے آپ نے بتایا کہ بہت ہی نیک انسان تھے اور بہت سنجیدہ سیاسی کارکن تھے۔ اخلاق صاحب کے بارے میں سنا ہے، مگر بہت زیادہ ہماری وابستگی نہیں رہی ہے۔ رمیش اروڑا جی بھی جیسے بتایا گیا، آپ نے کہا تو ایک سماجی کارکن، چاہے جہاں بھی وابستگی تھی مگر ایک سماجی کارکن تھے۔ اور شاہین صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، ان سے وابستگی رہی ہے اسی پیریڈ میں، تو بہت ہی ہردل عزیز نیتا تھے اپنے علاقے کے۔ دینا ناتھ بھگت جی، جو
बताया गया जैसे वो ऑफिसर पहले थे, उसके बाद राजनीति में आए, भाजपा में ज्वाइन किया, चनानी से वो विधायक चुने गए, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान थे। और बाद में जब हाउस डिसॉल्व हुआ 14 का, उसके बाद कांग्रेस में उसने ज्वाइन किया और एक अच्छी पहल उसने की अपने समाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। और एक नेशनल प्लेटफार्म पर एक्सपेक्टेशन ये थी कि अल्लाह ताला उसको अगर इतना शॉर्टकट नहीं करता तो एक अच्छा सुलझा हुआ आदमी था, जैसे बाकी साथियों ने भी बताया। हमारे गुलचैन सिंह चाड़क जी ये एक बहुत बड़ी टावरिंग पॉलिटिकल फिगर रियासत में रहे, सामाजिक कारकुन भी रहे और ये यहाँ की कल्चरल विरासत को, चाहे वो डोगरा सभा के रास्ते से या अदरवाइज, बहुत ही ज़्यादा कीन इंटरेस्ट उनका इन सारी चीज़ों जो रियासत का हमारा गहवारा है उसका साथ देते थे। आपने बताया कि MLC भी रहे, बाद में मिनिस्टर भी रहे और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के हाईएस्ट फोरम के वो मेंबर भी रहे 5 साल, जनरल सेक्रेटरी रहे, महाराष्ट्र और बिहार के इंचार्ज भी रहे, बाद में पंजाब का भी कुछ टाइम उनको मौका मिला। पर अदरवाइज वो एक अच्छे सामाजिक कारकुन के साथ साथ एक अच्छे एजुकेशनिस्ट भी थे। मतलब जितना उनका कंट्रीब्यूशन है नई जनरेशन को एजुकेशन दिलाने में, मैं समझता हूँ कि वो भी एरिया उनका रायगान नहीं होना चाहिए। और एक सीनियर साथी होने के नाते क्लोजली उनके साथ काम किया है। जहाँ तक हमारे सतपाल मलिक जी जो हमारी रियासत के गवर्नर रहे, आखिरी गवर्नर फिलहाल, पूरा आपने बता दिया, हम उसको एंडोर्स करते हैं कि इनकी जो स्टूडेंट लाइफ से जो इनका प्रोएक्टिव रोल रहा है, वो किसी भी पार्टी में रहे हो, कहीं से भी घूम के आए, मगर बुनियाद उनकी एक किसान के कैपेसिटी में रही और जिस भी ओहदे पर रहे, जहां पर भी रहे, तो वो जितना अपने फार्मर्स के लिए, वो सरजमीन का असर भी था, बागपत से वो बिलोंग करते थे, तो वो किसानों का एक तो एपिसेंटर था। पूरे देश में किसानों की जो लहर निकलती थी, किसानों की जो आवाज़ निकलती थी, वो बागपत से निकलती थी आज तक भी। तो ऐसे में उनका पूरा जो जीवन रहा है वो किसानों के हित के लिए रहा है। ये अलग बात है कि बीच में उनको सरकारी ओहदों पर भी रहने का मौका मिला, यहाँ तक कि लास्ट गवर्नर यहाँ पर रहे। और मैं तो दूसरे लफ्जों में कहूँगा, जो रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को जिस तरह से रहा कि हम कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल रहा, या मतलब जो एक गवर्नर का रोल होना चाहिए था, जितनी वफादारी के लिए उसने ये रोल प्ले किए, उतनी वफादारी उनकी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर फिर नहीं मिली। जैसे कहावत है कि दुनिया में ही आदमी को अच्छे और बुरे का हिसाब किताब होता है, मगर जिस प्लेटफार्म पर, जिस क़यादत के तहत में उन्होंने वो सारे काम अंजाम दिए थे, और इसी दुनिया में हमने देखा कि आखिरी पड़ाव उनका सही बात दुनिया देश के सामने रखने के लिए उनको कितना भुगतना पड़ा, यहाँ तक कि जिंदगी का आखिरी पड़ाव भी उनका मतलब किस तरह से गुजरा वो हम सबके सामने। तो खैर कुल मिलाकर एक हर दिल अजीज इंसान थे, ओपन स्पोकन थे, उसका उनको बहुत बार चाहे फायदा भी हुआ होगा जाती जिंदगी में, मगर बहुत नुकसान भी उनको उस ओपन स्पोकननेस का उठाना पड़ा जो हमारे सामने। मैं इन सारे साथियों को हाउस के साथ मिलकर आपकी खिराज अकीदत की उस तहरीर को लेकर ज़ाती तौर और अपनी पार्टी की तरफ से इन सारे लोगों को खिराजी का अकीदत पेश करता हूँ और इनके लवाकिन के साथ में हमदर्दी का इजहार करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
रफीक अहमद नायक साहब। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया ये जो आर्बिट्रेरी रेफरेंस है उस पर बोलने के लिए। जो हमारे पास लिस्ट है उसमें पहला ही नाम सचपाल मलिक जी का है। सचपाल मलिक जी 80 के लेट 88 से लेके बड़े मशहूर हुए थे जब पार्लियामेंट में विश्वनाथ प्रताप सिंह उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर, पहले फाइनेंस मिनिस्टर रहे। कांग्रेस के अंदर ही एक तहरीक चली, मैं उस स्कैंडल की बात नहीं कर, बोफोर्स स्कैंडल बड़ा मशहूर हुआ था। बाद में वो उसमें कोर्ट ने भी फैसला दिया, वो पार्लियामेंट्री हाउस कमेटी को वो इधर दोहराने की बात नहीं, उसमें बड़े मशहूर हुए थे। यंग तुर्क के नाम से जाने जाते थे पार्लियामेंट में। अपने वो के तिवारी, सतपाल जी मलिक, जम्मू कश्मीर के साथ भी उनकी बड़ी वाबस्तगी रही। यहाँ पे लेट हमारे चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ ही भी रहे हैं। उस वक्त जो कैबिनेट बनी थी हमारे मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर थे, तो ये भी एक बड़े पद पे उस वक्त थे। जब हम कहते हैं कि खराज अकीदत के लिए उठे हैं, तब ऐसी कोई बात जबान पे नहीं लानी चाहिए जो उनके शायान शान न हो। हमारे इख्तिलाफ किसी भी के साथ हो सकते हैं, लेकिन जब अकीदत की बात आई तो वहां से वो जो नेगेटिविटी हो भूल जानी चाहिए। यही इखलाक है, यही होना चाहिए कि आदमी के जबान से शीरीन ही निकल जाए। ऐसे मौकों पे इख्तिलाफात हो सकते हैं इनमें से किसी भी के साथ, लेकिन अब वो अनजानी हो गए हैं, मरहूम हो गए हैं। हमें अच्छी अच्छी बातें उनके बारे में बतानी चाहिए। दूसरे नाम जो है वो गुलचेर सिंह चारक, अपनी राजपूत बरादरी, जम्मू के निवासी, मौसूम को ताव देने वाले बंदे, शुद्ध और साफ बात कहने वाले बंदे। मिनिस्ट्री भी उनकी अच्छी रही है, अपनी बरादरी के लिए, अपने रीजन के लिए अच्छा काम किया है। हम उसको उस बात के लिए खराज अकीदत पेश करते हैं। दीनानाथ भगत जी हैं इनमें, मैंने उनका पहली बार नाम सुना है। जाहिर सी बात है, अच्छे बंदे होंगे तो हम चाहेंगे कि उनके बारे में भी अच्छा बोलें। गुलाम नबी शाहीन साहब को मैं ज़ाती तौर से जानता हूँ, अपने सागर साहब के करीबी रिश्तेदार हैं। मुझे वो दिन भी याद है जब उनका वो ब्लास्ट में वो टांग, उस वक्त लेट 90s 95-94 का ये वाक़ा हुआ था। वहाँ पे बड़ी मुश्किल से बच गए। अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम मेरे वालिद साहब की तरह बड़े कसम पुरसी के में निकाले, क्योंकि आपको पता है जब किसी को भी गोली लगती हो, ब्लास्ट, तो उसका तकलीफ वही जानता है जिनके घर में ऐसा कोई पेशेंट हो। एक साबर माइंड के आदमी जब भी बोलते थे नफीस, उनकी ज़बान अच्छी, मैंने हमेशा उनको देखा अच्छी बोल, अच्छे अल्फाज उनकी ज़बान से किसी के बारे में कभी मैंने उनका बुरा कहते हुए नहीं सुना। रमेश अरोड़ा जी जम्मू के, मैं उनको भी जानता हूँ क्योंकि वकालत के पेशे से वापस थे। मेरे वालिद साहब भी वहाँ जम्मू में, हमारा जम्मू आना जाना बहुत हुआ, और मैं इससे पहले लॉ डिपार्टमेंट का मुलाजिम था, लिहाजा उनकी वकालत आला तरीन जो जम्मू कश्मीर के जितने भी वकला जिनमें बड़े बड़े नाम आते हैं, तो उनमें इनका भी नाम, और उनके जो कुतुब जो उस वकालत पे उन्होंने कानून पे लिखी हैं वो भी जानी जाती है। एक नाम महादी खलाक साहब, इनको भी मैं जानता नहीं हूँ। अल्लाह उनको, आपने बताया कि ये मजहबी, उस पर भी मजहबी तालीम और समाजी इखलाकी मजहबी उनका बड़ा रोल रहा है। अल्लाह उनको भी मग़फ़िरत करे। और दुख की बात हुई जब महासुल्तान पंडितपुरी का नाम पहले नहीं है, आज सुबह ही हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आई सेक्रेटरी असेंबली की जानिब से कि आला तरीन लेजिस्लेटर 77 से आतिफ रहमान, मैं भी जानता हूँ 77 में आपके साथ रहे, एक खुश इखलाक, खुश शक्ल इंसान, हसमुख, उनका नाम मुझे पता नहीं क्या वजह है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में सब जानते हैं कि ये यहाँ से इसी साल गुजरे, फिर भी इनका नाम लिया। तो जब आपने ये चीफ सेक्रेटरी साहब को हिदायत दी, मुझे उम्मीद है
कि एडमिनिस्ट्रेशन उस पर देखेगी कहाँ पे ये मिस हुआ है, उसका जो अपने तौर पे ये कोई अपना डिसीजन ले सके। मैं चाहूँगा कि इस असम्बली का भी तकद्दुस बहाल हो जाएगा कि लोगों को भी पता चलेगा कि वाकई एडमिनिस्ट्रेशन अपने लूप होल्स पे कार्रवाई करती है। बाकी हमारी दुआ है सब भाइयों के लिए जो यहाँ से गए हैं, उन सुर्गवाश अदा करे, जन्नतुल फिरदौस अदा करे। और आखिर में एक गुजारिश मैं करूँ आपसे जनाब, हम हर इलाके से चुने हुए बंदे हैं, चाहे किसी पार्टी के साथ हो, अपने अपने इलाकों के लोगों को अपने MLAs के साथ उम्मीदें वाबस्ता हो, क्योंकि यही हाउस है जहां हम अपनी बात, अपनी जो हमारे मिनिस्टर साहिबान हैं, गवर्नमेंट है, उनके सामने उठा सकें। लेकिन मैं पहले क्लियर एक बात करूं, कोई लेजिस्लेटर जो अटर्नी जिसको हम कहते हैं, जो बाहर उसका एटीट्यूड चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, लोगों के साथ या मैं उनके साथ बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन हमारे महराज मलिक साहब, अगर स्पीकर साहब ऐसा हो, ये भी अपने इलाके के उम्मीदवार हैं, जो कुछ उन्होंने किया मैं उसका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि मैं इखलाक में यकीन रखता हूँ। ब्यूरोक्रेसी चाहे वो भी हम में से हैं, DC साहब हों, SP साहब हों, तहसीलदार साहब हो, BDO साहब, जो भी हो है, तो वो एग्जीक्यूटिव साइड से हम सियाह पॉलिटिकल हैं, लेकिन हमारी लैंग्वेज उनके साथ मिलने जुलने का या अंदाज वो तो इखलाक के अंदर होना चाहिए। बस कानून उसमें अपना रास्ता तो ले ही देंगे, लेकिन अभी आप ऑब्जेक्टिविटी रेफरेंस पर बोल रहे हैं, वो भी जिंदा हैं बेचारे। आप तशरीफ थैंक यू सर। डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। आज के इस मौके पे जो महान लोग हमारे बीच में नहीं रहे हैं, आज हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। स्पीकर साहब, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये कुर्सी और ये सियासत कभी परमानेंट नहीं रहेगी। जो लोग आज हमारे बीच में नहीं हैं, कभी इस हाउस की शोभा बढ़ाया करते, आज वो हमारे बीच में नहीं है। आखिर में कुछ रहेगा तो उनका काम और उनका नाम। हमें इस हाउस में उनकी सारी बातों से प्रेरणा लेके हमें अपने काम की तरफ बढ़ना चाहिए। जितने महान लोग जिनका नाम यहाँ पे आया है, मेरा उनके साथ आज तक कभी मिलना नहीं हुआ, लेकिन कुछ पल हैं, जो कुछ यादें हैं जो इनके साथ मैं साझा करना चाहूँगा। हमारे गुलचैन सिंह चाड़क साहब, जब भी इनको देखते थे तो एक पहचान, डोगरा पहचान नजर आती थी, उनकी पगड़ी से, उनके पहनावे से और उनकी बोली से। उन्होंने जम्मू को हमेशा रिप्रेजेंट किया, अपने डोगरों को रिप्रेजेंट किया और अपनी कम्युनिटी, राजपूत कम्युनिटी को बड़े दमदार तरीके से रिप्रेजेंट करते रहे। जिस भी पार्टी में रहे, जहां पे भी रहे, जिस संगठन में रहे और जहां पे भी मौका मिला, अपने लोगों की खिदमत इन्होंने ईमानदारी से की। आज जब जम्मू में बिहार दिवस मनाया जाता है और कई दिवस मनाए जाते हैं, तो शायद उनकी कमी महसूस होती है कि कोई डोगरा दिवस मनाने वाले लोग भी हमारे यहाँ पे हुआ करते हैं। ऐसे लोग जो हमारे समाज से बिछड़ गए, शायद आने वाले वक्त में ऐसे लोग होंगे या ना होंगे, लेकिन उनकी प्रेरणा से हमें आगे समाज में जरूर बढ़ना चाहिए। हमारे गवर्नर साहब सत्यपाल मलिक जी, जब मैं नाराचम में हुआ करता था तो हमारा एक प्रोटेस्ट हुआ था, काफी लंबा प्रोटेस्ट चला था। उस वक्त वो गवर्नर थे और उस समय हमारी स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक चल रही थी, तो हमारी हंगर स्ट्राइक उन्होंने खत्म करवाई थी। उस समय अटैक हुआ था श्रीनगर में, जो अटैक हुआ, उनका एक फोन आया हमें और उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा, हम आपके साथ हैं और आपकी तरफ से मैं बैटिंग जरूर करूंगा, लेकिन इस समय देश हित के लिए यह स्ट्राइक को खत्म कर दीजिए। उनके ये शब्द सुन के हमने स्ट्राइक खत्म कर दी। आखिरी जिंदगी के आखिरी वक्त में जिस तरीके से वो रहे, जिस ईमानदारी से, जिस सच्चाई से उन्होंने किसानों की बात की, जिस ईमानदारी से, सच्चाई से उन्होंने हर एक बात को खुले तौर से रखा और हॉस्पिटल में आखिरी वक्त तक वो बोलते रहे, शायद उस सच का उन्हें बहुत बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ा। लेकिन वो सच से, जैसे उनका नाम है वैसा ही उनका चरित्र भी रहा। सच बोलने की कीमत उनको चुकानी पड़ी, लेकिन वो उस रास्ते से हटे नहीं। श्रीनगर में अटैक हुआ, उसके ऊपर उन्होंने अपनी बात खुल के दमदार तरीके से रखी, उसके ऊपर बहुत कुछ उनको सहन करना पड़ा।
چاہے وہ کسانوں کی بات ہی، ہر ایک بات کو کھل کے رکھتے ہیں. آخری وقت ان کا کس طریقے سے گزرا ہم سب جانتے ہیں. میں بھگوان سے یہی، باقی جتنے لوگ ہیں میری ان سے زیادہ کبھی تال میل نہیں ہوا، کبھی ان کے بارے میں جانتا نہیں ہوں، لیکن جتنے لوگ ہیں جو آج ہمارے بیچ میں نہیں رہے، جو اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، میں بھگوان سے پرارتھنا کروں گا کہ ان کو سورگ میں جگہ ملے، ان کو جنت نصیب ہو، اور ہم سبھی لوگ مل کے ایک ان کے کام سے، ان کے چرتر سے پریرنا لیں اور اس ہاؤس کو اچھے سے چلانے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ. دھنیہ واد. مبارک گل صاحب. آنریبل اسپیکر صاحب، میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، اور جو آپ نے جو ایک قرارداد جو ایکچولی ریفرنس اس ہاؤس میں پیش کی، اور آپ نے تفصیلاً بتایا کہ کن کا کتنا کنٹریبیوشن ہے اس ملک میں. جہاں تک سب سے پہلے میں اپنے ساتھی غلام نبی شاہین، ایک چھوٹا سا نوجوان تھا، میرے ساتھ چل رہا تھا 77 میں 75 میں جب ہم نے عوامی اسٹڈی سرکل بنایا. ہم چاہتے تھے کہ ہمارے سماج میں ایجوکیشن اڈاپٹ کریں ہمارے بچے، اس کے لیے عوامی اسٹڈی سرکل ہم نے رکھا تھا عوام کے لیے. بڑی اس کی کنٹریبیوشن اس میں تھی. میرے ساتھی ساگر صاحب یہ بھی اس میں تھے، ہمارے بہت سارے جوان تھے. پھر ایک ٹائم آیا جب ہم نے کنورٹ کیا عوامی اسٹڈی سرکل کو یوتھ فیڈریشن میں. یوتھ فیڈریشن شیر کشمیر بیمار تھے تو ہم نے ساری یہ تحریک جو چلائی یوتھ فیڈریشن کے حوالے سے. ایک دور تھا وہ جنتا دور تھا، اور شاہین صاحب شانہ بشانہ ہمارے ساتھ تھے اور کام کرتے رہے. اور میرے ساتھ میری تنظیم میں ایز اے کریشر بڑی ایمانداری سے اکاؤنٹس کو رکھنا، خرچ رکھنا، کہاں کیا ہو گیا، بہت اچھی طرح سے وہ دیکھ رہے تھے. اس کے بعد وہ صوبائی ہمارے یوتھ نیشنل کانفرنس کے صدر بنے. جب ہم نے ایکارڈ کیا کہ ہم یوتھ فیڈریشن کو توڑیں گے، یوتھ نیشنل کانفرنس بنائیں گے فاروق صاحب کے ساتھ، اور وہ اس میں ہمارے صدر بنے. اور بعد میں انہوں نے بات کی صوبائی صدر نیشنل کانفرنس بہت اچھا کام کیا. اور انہوں نے اس دور میں جب چلنا ہی مشکل تھا اور بموں، گرینیڈ اٹیکس وغیرہ، مائنز ہوتی تھی چاروں طرف، لیکن ہم نکلتے تھے اور اپنی تنظیم کے لیے وہ کام کرتے رہے. اس کے بعد وہ اپر ہاؤس کے ممبر بھی رہے، وہ وہاں بھی انہوں نے شاندار طریقے سے رول ادا کیا. غریب لوگ کی بات کی، ہینڈی کرافٹ لوگوں کی بات کی، عوام کی بات کی، ریاست کی بات کی، لوگوں کی ترجمانی کی، اور جو انہوں نے وہ اپنا رول ادا کیا. بدقسمتی سے ہمارے نیشنل کانفرنس کے وہ ہمارے ڈفرینٹ پارٹیز کے بہت سارے شہید ہو گئے ملٹنسی میں، اور وہ بھی شکار ہو گئے ایک مائن کے. وہ جا رہے تھے راستے میں، مائن ان کو سے اٹیک ہو گیا گاڑی کے، ان کی زخمی ٹانگ. اور اس کے باوجود بھی ایک ٹانگ نہ ہونے کے باوجود بھی ہمت نہیں ہاری انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری. ہمت انہوں نے نہیں ہاری اور چلتے رہے. اور میں اپنی ساتھیوں کی طرف سے، تنظیم کی طرف سے، ان کے خاندان کو، ان کے لواحقین کو، ان کے بچی کو، ان کے بچوں کو، ہم یہاں ان کے ساتھ قوم میں برابر شریک ہیں. دوسرا ستپال ملک جی، تو یہ ہم کشمیر کی تواریخ میں ایسے موڑ کافی آئے. کلہن کی تواریخ میں تبارک دان لکھتے ہیں، نہ یہاں ہمیں کہنے کی ضرورت ہے، وہ لکھ رہے ہیں. لیکن مجھے ایک چیز یاد آتی ہے ان کا، آپ نے اتنا ان کا لمبا پولیٹیکل سفر ہے وہ آپ نے بتا دیا. جب ان کے پاس گئے اس وقت میں بھی تھا، عمر صاحب بھی تھے اور ہمارے ساتھی بھی تھے. ہم نے کہا کہ یہ فوج کیوں آ رہا ہے، اتنا یہ کیوں یہ ہو رہا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہوگا. اب میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو اتنا میں کہوں گا کہ میں اس کا یہ ریاست کا، جیسے کہ شہنشاہ اکبر جلال الدین محمد اکبر، جب اس نے یہاں کے ریاست کے اس وقت کے شہنشاہ ہمارے یہاں صحابہ خاتون اور شاہ چک کو بلا کے دلی میں باندھ کیا. لیکن تواجدار نے وہ بھی لکھا کہ جس طرح سے ہماری ریاست اب ٹوٹ گئی، ایک
कितना ताकत है कलम में। पहले ज़माने में झोंक के जरिए मुल्क हासिल किए जाते थे, लेकिन आज के दौर में कलम के एक नोक से जुम्मन की ताकत की वजह से ये रियासत दो हिस्सों में बटी। और मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मेरे बीजेपी के दोस्त नाराज हो जाएंगे। मैं तवारिक दानों पर छोड़ता हूं, वो लिख रहे हैं, वो दे देंगे अपना रिपोर्ट। चाणक साहब की बात, मेरे एक पौधाती आपको एक बात बताऊंगा। एक दिन मुझे एज ए वर्क्स मिनिस्टर थे वो, तो मैं कभी ज्यादा जज्बाती नहीं होता हूं, बर्दाश्त मुझ में काफी है, अल्लाह ने ये रहम किया है मुझ पर। मैं उस दिन मैं बड़ा शोर किया, मैं वहां आया तो पहली बार मैंने धरना दिया अकेले फुल क्वेश्चन आवर में कि एक चीज से मैं नहीं कर सकता अलाव रोड की मेरे इलाके में एज ए वर्क्स मिनिस्टर वो आए थे, तो मैंने प्रोटेस्ट किया। फिर मुझे बाहर मिले और ये शानदार चाणक साहब का उसने दूसरे दिन रेक्टिफाई किया और मुझे भी वही चीज दी जो उसने किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में दी थी, ये ग्रेटनेस। मैंने उनका नकल भी किया, मुझे बुलाता था, बड़ी सरम तरीके से बोलता था, उसका लहजा इतना ये नरम। उसके बाद उसने मुझे डोगरा सभा में बुलाता था मुझे, और वो मुझे वहां डोगरी पगड़ी लगा देता था, मैं शानदार तरीके से वोट पहनता था। लेकिन मैंने नकल की, जब मैं कश्मीर आया मैंने कश्मीरी दस्तार का रिवाज अपने वॉलंटियर्स को लगाना शुरू किया। जब ये डोरचा करते मैंने कहा ये मैंने कश्मीरी दस्तार लगाया, तो इसको भी याद किया जाए। लेकिन इसकी ग्रेटनेस, तो ये नहीं कहा कि इसने मुझे धरना किया 1 घंटा तो मुझे नहीं करता, बाहर मुझे लाके कहा मैं आपको भी ये ब्रिज दे दूंगा जैसे मैंने किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में दे दिया। जहां तक हमारे पंडित पुरी साहब और हमारे नेशनल कांग्रेस, आपने कहा कि हो सकता है कि लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को चाहे कि वो इस बारे में देखे, जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स MLC जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को कोई गुजर जाता है वो उनके बारे में आना चाहिए असेंबली को भी उसी दिन सेशन के दौरान। आई थिंक यू मस्ट गिव अ डायरेक्शन कि जब भी कोई MLA, ये तो दुनिया फानी है, यहाँ तो कुछ लेना नहीं है, सारे हाथ खाली जाएंगे, तो उसी वक्त वो अपने यहाँ के सेक्टर पे ये MLA या MLC या कोई एक सेंट्रल मिनिस्टर या इसकी डेथ हो गई है, ताकि हम अपने रिकॉर्ड में यहाँ रख सकते हैं। और पंडित पुरी साहब का भी अपने कंट्रीब्यूशन में इनके इलाके में कपवाड़ा में उन्होंने काम किया, अच्छा किया, वो भी उसको याद किया जाएगा। और दीनानाथ भगत जी, वो भी अपने माहिर थे तालीम में वगैरह, उसमें भी वो शानदार उन्होंने किया। रमेश अरोड़ा साहब MLC, और वो भी बड़े अंदाज से बोलते रहते थे, बड़े सदर्म तरीके से अपनी बात को सुना लेते थे। उनको भी हमारे सरदार जो हमारे इकला खान साहब जो हमारे रूरल इलाके थे, हमें मौका मिला उन इलाकों में पूछ रहा जो मेडर जाने का, उन सख्त इलाकों की तर्जुमानी करते थे। हम चाहते थे उन इलाकों की तरक्की हो, उनका भी यहाँ आपने जिक्र किया। और हमारे जगन्नाथ की गुरचंद जी स्वागत और भी रमेश्वर साहू की ये है। यही मैं कहूँगा कि ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है कि ऐसा करिए ताकि लोग याद रखें। ऐसा इंसान जाना ही जाना है, लेकिन करके जाए ऐसे ताकि लोग उसको हमेशा याद रखें। थैंक यू वेरी मच। सलमान सागर साहब। शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर साहब मुझे मौका देने के लिए। सर, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनका शुक्रिया होना चाहिए जिन्होंने इन हमें सेशंस पे प्रेसिडेंस रखा है। हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्होंने पहला दिन चाहे वो पार्लियामेंट का हो या असेंबली का हो, उन लोगों को डेडिकेट करते हैं जो लोग हमारे बीच नहीं रहते हैं। नहीं तो अक्सर जो लोग चले जाते हैं उनको याद नहीं किया जाता। और हमारे फाउंडिंग फादर्स का ये बहुत विजन रहा है कि उनके जाने चाहे साल हो गया हो, कुछ हो गया हो, 6 महीने हो गए हो, उनको याद किया जाता है। सर, सभी जिनका आज ऑब्वियसली रेफरेंस है, चाहे वो चारक साहब हैं, दीनानाथ भगत जी है, शाहीन साहब है, रमेश अरोड़ा साहब है, अखला खान साहब है, पंडित पुरी साहब हैं, इन सब ने काम किया सर। चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते थे, लेकिन उनको लोगों का एतमाद हासिल था, ये सबसे बड़ी बात है। किसी ने कांग्रेस में काम किया, बीजेपी में काम किया, किसी और पार्टी में काम किया, या खैर बिलखसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस में काम किया। मैं शाहीन साहब की बात पे आऊँगा अभी। तो सर, उन सब लोगों को खराज इक़्क़त पेश करता हूँ सर।
आपने मौका दिया हुआ है। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनका स्वर्ग मिले उनको जो गए हैं। सर मैं यहाँ शाहीन साहब की बात ज़रूर करना चाहूँगा कि सागर साहब भी और मैं भी हम शेयर एक ही ये करते हैं, कंसर्न शेयर करते हैं। सर गुलाम नबी शाहीन साहब एक बहुत अच्छी शख्सियत है सर। हर एक को मौका नहीं मिलता सियासत में मिनिस्टर बनने का, हर एक को नहीं मौका मिलता चेयरमैन बनने का या किसी बड़ी कुर्सी पे बैठने का। अक्सर और बेशतर लोग एमएलए या एमएलसी बनते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत लोग कम होते हैं जो अपनी छाप छोड़ते हैं। सर गुलाम नबी शाहीन साहब का करियर जैसे उनके कलीग्स ने यहाँ कहा नवाबाजार से स्टार्ट हो गया है, जहाँ का मैं भी रहने वाला हूँ। बहुत मैं समझता हूँ सर फर्टाइल ज़मीन, फर्टाइल एरिया है, जहाँ सागर साहब ने, मुबारक गुल साहब ने, गुलाम नबी शाहीन साहब ने, वहाँ साथ ही बिल्कुल एक ही मोहल्ले की बात है मोहम्मद शफी खान साहब भी जो इसी हाउस के मेंबर रहे हैं। तो ये सब लोग सर और भी बहुत से बड़े बड़े लोग जो वीसी रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के, बाकी इसी मोहल्ले की बात है जिन्होंने बहुत काम किया हुआ इस रियासत की बेहतरी के लिए, रियासत के जो फ्यूचर के लिए अपनी अपनी कैपेसिटी में। शाहीन साहब की यहाँ आज बात हो रही है सर, उनका मैं यहाँ ये ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, जहाँ सब ने कहा कि उनका कंट्रीब्यूशन था। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुल्क जो डेमोक्रेसी की हम जो आज बात करते हैं, जो हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, उसकी शाहीन साहब जिंदा मिसाल थे सर। सर शाहीन साहब ने जहाँ 84 की बात आपने जिक्र किया सर अपने खुतबे में, 84 में बड़े मुश्किल हालात में अरेस्ट हो गए वो, बट 89 में सर जब बहुत माहौल ऐसा था कि शायद जिंदा रहना मुश्किल था मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस के लिए, गुलाम नबी शाहीन साहब एक वो आदमी थे जिनके घर पे हमला किया गया, जिनका घर नवाबाजार में जलाया गया, जिनके घर से सामान निकाला गया और उसके चौक में जलाया गया, और उनकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी स्कूटर्स या वगैरह जो भी था उन्हीं के घर से निकाले हुए सामान पे बीच चौराहे पे जलाया गया। उसके बाद भी उनका कमिटमेंट ऐसा था कि उन्होंने नहीं छोड़ा, जम्मू माइग्रेट किया, और उनकी फैमिली को कम से कम 5 जगह पे यहाँ निकलना पड़ा, घूमना पड़ा, और अलग अलग गांव गए चोरी रहने के लिए, और 5-6 साल के बाद कहीं जाके आज हैदरपुरा में उन्होंने घर बनाया जहाँ वो आज रह रहे हैं, जहाँ उनकी तवालत हो गई। मगर कमिटमेंट उनका ऐसा था, उनकी वफात जब हो गई, वफात के बाद वो वहाँ रहे, लेकिन सर कमिटमेंट जमात की ओर ऐसा था, और जमात का भरोसा भी उन पर बहुत था सर। हमारे कायद ने जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने उनको एमएलसी भी बनाया और सदर सूबा भी बनाया। और मैं ये जरूर कहूँगा सर यहाँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जैसी अजीम शख्सियत, एक बहुत बड़े कद के लीडर जो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त, वो मैंने सर कई बार देखा है, वो कभी पार्टी हेडक्वार्टर जाके उनसे बोलते थे कि आपने क्या किया, कैसा काम चला, क्योंकि कमिटमेंट थी उनकी। चीफ मिनिस्टर एक बहुत बड़े, वो भी डॉक्टर साहब के दर्जे के चीफ मिनिस्टर, इतना ज्यादा अच्छा रसूख था शाहीन साहब का पब्लिक सर्विस का कि डॉक्टर साहब भी कभी कभी उनसे मिल के वहां और इंश्योर करते थे जो वो रिकमेंड करते हैं लोगों की रिकमेंडेशन उस पर काम हो जाए। सर शाहीन साहब का मैं आखिर में यही कहूंगा कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अक्सर हमारे हाउस में बहुत से ऐसे लोग हैं, सकीना मैम बैठी हैं, कैसर साहब बैठे हैं, या वहां परिहार जी बैठी हैं, बड़े लोगों ने सितम झेले हैं इस जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए, लोग मारे गए घरों में, लेकिन जो 26 साल एक बंदा जिसकी एक एक्सीडेंट माइन ब्लास्ट में जिनकी टांग कटी, आधे इंसान की जिंदगी जी, मगर उसके बाद भी कमिटमेंट कोई कमी नहीं आई उनकी। जब भी इलेक्शन होता था वो कहते वोट डालना जरूरी है। मैं उनके आखिरी दिनों में, जब कोई दिन शायद मिस नहीं मैंने किया हॉस्पिटल जाने के लिए, मैं अपने कोलीग्स को साथ लेता था सर, तो मुझे कहते थे अक्सर, कहते हैं इनका ख्याल रखना, ये फ्यूचर है हमारा। वो वजह ये थी कि शायद उन्होंने हमारे जनरल सेक्रेटरी मरहूम अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे उनकी, शेख नज़ीर साहब के साथ बड़ी नज़दीकी से काम किया हुआ है, तो वो वर्कर की कदर बहुत ज़्यादा समझते थे। तो सर मुझे अक्सर अस्पताल में कहते थे आखिरी दिनों में, और मेरे कलीग्स जो मेरे साथ है सरप्राइज हुए इस हालत में, अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में भी वो ये कहते थे कि कंट्रीब्यूट करना है, इन लोगों को आगे बढ़ाना है, सियासत को सामने नहीं लाना है कि ये प्रमोट करना नहीं करना है, एक इंश्योर करो जो आपके साथ लोग काम करते, यूथ में हो या पेरेंट पार्टी में हो, उनको आगे ले चलना है। ऐसे लोगों की जरूरत है। इन लोगों ने जमहूरियत का झंडा जम्मू कश्मीर में बुलंद रखा है। हमें जो कभी कभी पाठ पढ़ाते हैं जमहूरियत का कि आप एंटी नेशनल है, लेकिन नेशन के सर्वाइवर्स नेशनल फ्लैग को बहुत
ऊंचाई पर रखने वाले शाहीन साहब जैसे लोग थे, और वो सब जिनको आज हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। हम और भी एक इंसान के लिए यहाँ जिस लिस्ट में अव्वल नाम है, मैं नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कभी कभी खामोशी बहुत कुछ कहती है। कुछ अगर हम ना ही कहें किसी के बारे में, हमारा जवाब उनके लिए वही है। बहुत बहुत शुक्रिया। वसलाम। अरिगानी साहब। ऑनरेबल स्पीकर सर, आज जो अहम ऑबिचुअरी रेफरेंस का इशू सामने है इस हाउस के, इसमें जितने भी मुअज़्ज़ज़ जो मुख्तलिफ अहदों पर अपनी जिम्मेदारियां संभालते रहे, अपर हाउस में, असेंबली में, और फिर हमारे एक काबिल एहतराम सतपाल मलिक साहब गवर्नर रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतनी सी गुजारिश कर लूँगा, क्या ऑबिचुअरी के ये मानी हरगिज़ नहीं कि हम सबक ना सीखें या ऐसे कलिमात का इस्तेमाल ना करें या ऐसी बहस ना करें जिससे सबक सीखने की ज़रूरत हो। एहतराम अपनी जगह है, ताज़ीम के साथ जो भी कहना होगा अदब के साथ, लेकिन हर शख्स जिसका एक पब्लिक, जिनके पास पब्लिक जिम्मेदारियां थी, पब्लिक इंटरेस्ट की जिम्मेदारियां थी, उनकी इवेल्युएशन हो, उसमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है। फिर ये रस्म बन जाती है मदा खानी की, और मेरी नज़र में जहाँ तक एक लेजिस्लेचर का ताल्लुक है, उसका एक अहम रोल होता है। मिनिस्टर हो, एमएलसी हो, और उनकी जो करनी का सवाल होता है, उठना बैठना, काम करना, मसाइल के बारे में उनकी राय का असर होता है सोसाइटी पर, वो उनके परिवार तक महदूद नहीं रहता है या उनकी ज़ात तक महदूद नहीं रहता है। इसलिए जब ये रिप्रेजेंटेटिव हाउस जो आवाम ने चुना है ऑबिचुअरी मोशन पर बहस कर लें, तो अदब और एहतराम वैसे भी हर सतह पर ज़रूरी है, प्राइवेट लाइफ में भी और पब्लिक लाइफ में भी, बल्कि अपने कुंबे में भी एक शाइस्तगी होनी चाहिए, इख्तलाफ की भी शाइस्तगी होनी चाहिए। बट दैट डज नॉट मीन कि हम इवेल्युएट ना कर लें, अपनी रायज़नी ना कर लें उन मामलात की जिनके बारे में आज भी हमारा कंसर्न है। तो ये मेरी गुजारिश है कुछ। तो जहाँ तक यहाँ हमारे कई अभी कुछ दिन पहले मुझे काफ़ी दुख हुआ, क्या अभी हमारे गुलचैन सिंह चारक साहब वो चले गए, और मैं जो जानता हूँ उनके साथ उठने बैठने का, बिफोर वो जब हाउस में आए उससे पहले भी उनके साथ ताल्लुकात रहे। ही वॉज अ फर्म बिलीवर। एक चीज़ मैं बताऊंगा, अपनी अपनी जगह इख्तलाफात सब कुछ, लेकिन डोगरा समाज के बारे में, डोगरा कल्चर के बारे में, डोगरा लैंग्वेज के बारे में उनका एक पैशन था, और काबिल कदर पैशन था। वो डिवाइसिव नहीं था, वो किसी और पहचान के मद्देमुकाबल नहीं था, बल्कि उस पहचान के तारीखी रूट उसको समझदारी थी उन्हें, और चाहते थे कि वो प्रोटेक्टेड रहे। और बल्कि जब मामलात यहाँ उलझ गए जम्मू कश्मीर में, बिकॉज ऑफ सर्टन जो सिचुएशन बनी मिलिटेंसी की, तो उसमें उनका और साथियों के साथ मुशावरत रही। वो यहाँ श्रीनगर में भी आते रहे और लोगों के साथ भी कोशिश करते रहे मकदूर भर, ताकि कोई रास्ता मिले इस बंवर से निकलने का। उनका एक रोल ये रहा है। वो मिनिस्टर भी रहे हैं, आज नहीं है हमारे पास, और इसके अलावा और भी हमारे काबिल कदर जो अपर हाउस में रहे हैं या इस हाउस में रहे हैं, असेंबली में रहे हैं, उनका अपना अपना रोल रहा है। काबिल कदर शाहीन साहब वो
جب ایکسیڈنٹ بھی ہوا اس کے بعد بھی ان کی کشمکش رہی، سادگی رہی اور کام کرتے رہے. اور اسی طریقے سے یہاں جو دینا ناتھ بھگت صاحب ہیں وہ کبھی کانگریس میں تھے، کانگریس میں ہی تھے اور بیچ میں پہلے بی جے پی میں تھے. میرے کہنے کا مطلب، لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھ لیں گے وہ ایک ملنسار شخص تھے جو میں جانتا ہوں. ملنساری ان میں موجود تھی اور جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. ملنساری ہی کا جذبہ ایک ایسا جذبہ ہے جو شاید ایک ڈرائیونگ آگے بڑھنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے اور بھی پنڈت پوری صاحب، سردار صاحب جو بھی ہیں، ان کا اروڑا صاحب، ان کا کافی رول رہا ہے. میرا سیلوٹ ہے ان کی میموری میں. ہم یہاں کھڑے ہیں، جمع ہیں آج. اور اس کے علاوہ ایک بڑے منصب پر رہے جناب ملک صاحب مرحوم، نازک موقع پر ہماری تاریخ، جموں کشمیر کی تاریخ ایک نازک موقع پر ان کو ذمہ داری دی گئی، ذمہ داری ملی. تو اس وجہ سے میں یہ دہرانا چاہوں گا، شاید کئی آنریبل ممبران کو یا ہم سب کو شاید معلوم ہو یا نہ ہو، اس ہاؤس نے 2003 میں اور 2004 میں 2 سیشنز میں ایک ریزولوشن پر بحث ہوئی. 2 سیشنز میں. اور وہ ریزولوشن کیا تھا؟ ریزولوشن تھا جو بھی حل نکلے جموں کشمیر کے مسائل کا، فیوچر کا، وہ جموں کشمیر لداخ کے ایکٹا کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے. وٹ ایور دا سالوشن. آج بھی میری گزارش ہے اسپیکر صاحب، ہدایت دے دیجئے، کہیں شاید وہ ریزولوشن ہوگا. اس ہاؤس کی ول رہی ہے جس کو مجموعی طور پر میجارٹی، ایکسکلوسو میجارٹی کے ساتھ اڈاپٹ کیا گیا. ایک طرف ایک پارٹی تھی جنہوں نے مخالفت میں ووٹ ڈالا، کم تعداد تھی اس وقت، لیکن دوسری طرف پورا ایوان تھا، انہوں نے بیک زبان اس be within the unity of Jammu, Kashmir and Ladakh. Please note it out. اور وہ bifurcation, trifurcation کے خلاف تھا. بحث ہوئی، پورا ریکارڈ یہاں موجود ہے. ایک تو یہ ہے کہ تب جب ہوا، جب ضروری ہے کانسٹیٹیوشن، ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن ہے، ہمیں جس پر فخر ہونا چاہیے، ناز ہونا چاہیے کہ اس ملک میں ڈیموکریسی کا ایک بڑا ادارہ ہے. پارلیمنٹ کہیے، اسمبلی کہیے اور انسٹیٹیوشنز کہیے، ایک کانسٹیٹیوشنل آرڈر ہے. اس کانسٹیٹیوشنل آرڈر کے تئیں یہ ضروری ہے کہ اگر کہیں پر بھی ملک میں باؤنڈریز کو تبدیل کیا جائے، مجھے یہ بتائیے، میں نے پہلے بھی یہ کہا، آرچری ریفرنس میں یہ سکوپ ہے ہمارے پاس؟ جی ہاں، کہ ہم یہاں پوری ہسٹری کو، یہاں کانسٹیٹیوشن کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، ٹرائفکیشن کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. میں چیئر سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور بہت سینئر ممبر ہیں، رانگ پریسیڈنٹس اس ہاؤس کی سیٹ نہیں کریں. آپ اس سیشن کو بڑھائیے گا. ہماری طرف سے میں اپنے لیڈر آف اپوزیشن اور بزنس کمیٹی کے آنریبل ممبر کو گزارش کروں گا، آپ لمبا اس پہ ڈسکشن ہوگی. اتنے سینئر ممبر اور ان چیزوں کو سب کو جانتے ہیں. ہمیں یہاں ٹیوشن نہیں پڑھائیں. ہم بھی اس ہاؤس میں کوئی تھوڑا سا وقار رکھتے ہیں اور سبجیکٹ کو جانتے ہیں. آپ اتنی گنجائش، اتنی روک کیوں دے رہے ہیں آنریبل ممبرز؟ ہوتا ہی نہیں ہے. رول بک کو نکال لیجئے گا.
आपकी रूल बुक जो है, प्रोसीजर जो है, वो क्या स्पीक करता है, उसके मुताबिक हम अपनी रेफरेंस पे बोलें। बहुत स्कोप है तारिक आमिर साहब, आप बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, पता नहीं चलता है कि इधर कर रहे हैं या उधर कर रहे हैं, वो हमें भी पता है, लेकिन मुझे ये अप्रोप्रिएट फोरम इस समय है कि हम उन शख्स को खराज हकीकत पेश कर रहे हैं, श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहे हैं, और हम पूरा इतिहास जो है अब 1953 में जाएंगे, 64 में जाएंगे, 87 में जाएंगे, फिर 96 में जाएंगे। ये बातें नहीं है, ये कहीं स्कोप नहीं है। क्या तशरीफ कहता है? हाँ तारिक आमिर साहब, वक्त का ख्याल रखिए थोड़ा। हाँ जरूर, बहुत से मेहमान हिस्सा लेना चाहते हैं। लाजमन, बिल्कुल एहतराम है, एहतराम मुझे अपने वालिद साहब का भी है। बहरहाल फिर कभी गुफ्तगू होगी इन मसाइल पर जो इन्होंने उबारे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा आराम से, ये हाउस जो है ना, ये तो मेरे ख्याल में जमहूरियत का, बहस का एक बड़ा इदारा है, और इसीलिए जब हम एक बड़ी शख्सियत के बारे में तज़किरा करते हैं एहतराम के साथ, तो लाजमी तौर पर उस रोल का भी रेफरेंस में अगर आ जाए तो वो मेरे ख्याल में मुनासिब है और जरूरत भी है। मसलन मैं सिर्फ आखिरी लफ्ज, मैंने यही कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, मैं आज भी दोहराऊंगा और हर वक्त दोहराऊंगा, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर में जब असेंबली सस्पेंडेड थी, क्या पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया जाना था सरकार बनाने के बारे में? जब सस्पेंडेड थी, प्लीज मैं कौन सा आईएन के खिलाफ, कानून के खिलाफ में करता, मैं नहीं कहता, मैं गवर्नर साहब के बारे में कहता हूं ना, क्योंकि मुझे उनके बारे में कुछ कहना है ना, इसलिए मैं कहता हूं और कुछ नहीं। चल प्रोसीजर पता नहीं कहां है, सड़क पर जाए हम बात कर ले या हाउस में बात कर ले, हाउस में ही बात कर ले। अब हो गया हाउस में बात हो गया, बात खत्म की, उन्होंने खत्म की बात। सर बहरहाल मैं इनका वक्त, इनका एहतराम करता हूँ। मेरे भाई साहब मैं कंक्लूड कर लूंगा। कंक्लूड जरा खुर्शीद साहब आप तशरीफ रखिए। खुर्शीद साहब आप तशरीफ रखिए। खुर्शीद साहब बहरहाल मैं बस सर मैं अब कंक्लूड करेंगे, मैं अब कंक्लूड कर लूंगा। खुर्शीद साहब आपको टाइम मिलेगा, अभी आपको टाइम मिलेगा। तशरीफ रखिए आप, चलिए। बहरहाल ये तो कंक्लूड कर दे मैं सिर्फ एक सीनियर मेंबर ही इज कंक्लूडिंग नाउ, ही इज कंक्लूडिंग। सर तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। सर मैं सिर्फ नहीं, मैं एक चीज बताऊंगा, हम कहां अदालत आलिया के बारे में या किसी इदारे, अजीम इदारे के बारे में कुछ कहेंगे, वो सवाल नहीं है। जहां तक कि मैं एक मिनट, नहीं प्लीज आप प्लीज कंक्लूड करने दो ना, अब टाइम खत्म हो रहा है। सर मैं सिर्फ कंक्लूड कर लूंगा, हाँ। ऑनरेबल मेंबरान से अपील कर लूंगा, यही तो हाउस है जहां ये सोवरेन हाउस है, ये नहीं है क्या हम यहां बात न कर लें फिर कहां कर लें।
اور بات کر لیں گے. شاید کچھ ساتھیوں کو منظور ہو نہ ہو, آپ کر لیں, مجھے منظور نہ ہو, لیکن پھر بھی ایک دوسرے کو برداشت کرنا, سننا ہے, بہت ضروری ہے. بہرحال میں صرف ایک ہی چیز گزارش کر لوں گا, ہاؤس سے اپیل کر لوں گا, اپوزیشن سے جو اس طرف جماعتیں ہیں ان سے اپیل کر لوں گا, یہ ہاؤس, اس کی سوورینٹی اگر پائمال کہیں سے بھی ہو, ہمارے عوام کا فیوچر داؤ پر لگ سکتا ہے. نہ ہو ایسا. طارق عامی کی اپیل ہے, ایک شہری ہونے کے ناطے, ایک لیجسلیچر ہونے کے ناطے. شیخ خورشید صاحب 2 منٹ آپ نے مانگے ہیں, 2 منٹ میں کنکلوڈ کرنے کے لیے. شکریہ آنریبل اسپیکر صاحب. آپ کی کانسٹیچوئنسی کا ایک بالکل اس لیے آپ کو اس کے بارے میں ضروری بات کرنی ہے. شکریہ اسپیکر صاحب. میں اپنی طرف سے جو یہاں پہ سارے نام دیے گئے ہیں, جن میں شری ستیہ پال ملک صاحب فارمر گورنر, شری گلچین سنگھ چارک صاحب, شری دینا ناتھ بھگت صاحب, مسٹر غلام نبی شاہین صاحب, شری رمیش اروڑا صاحب, شری سردار محمد اخلاق خان صاحب, ان سبھی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. خصوصاً میں میری کانسٹیچوئنسی کو جنہوں نے ریپرزینٹ کیا, جناب محمد سلطان پنڈت پوری صاحب, میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے جیسا کہ آپ نے فرمایا, میری ایک گزارش ہے کہ اس چیز کو سنجیدگی سے اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ جناب پنڈت پوری صاحب کا نام اوبیچوری ریفرنسز میں کل شام کو کیوں نہیں آیا, کیوں ہاؤس کو انفارمیشن نہیں دی گئی کہ اتنی ایک بڑی شخصیت جن کا انتقال ہوا, جن کی اوبیچوری ریفرنس تھی آج. تو اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں اگر چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی ایشو ہوتا ہے اس کے ریکارڈ کہاں سے کہاں ہوتے ہیں, لیکن ایک الیکٹڈ, ایک پبلک فگر, ایک آنریبل ممبر جنہوں نے 3 بار ہاؤس میں جو ہے ریپرزینٹ کیا, ان کا نام کیسے مس ہوا. تو جناب محمد سلطان پنڈت پوری صاحب جنہوں نے 70s میں اپنی سیاست کی شروعات کی, 1977 میں جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کی ٹکٹ پہ وہ لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر بنے. اس کے بعد 1999 میں بائی الیکشنز, جس وقت مرحوم عبداللہ کار صاحب کو جس وقت شہید کیا گیا, اس کے بعد بائی الیکشن میں جو ہے جناب پنڈت پوری صاحب نے ایک بار پھر کامیابی حاصل کی. اس کے علاوہ جناب مرحوم پنڈت پوری صاحب نے لیجسلیٹو کونسل میں بھی ریپرزینٹ کیا. اور ایک اور چیز میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس کا کسی آنریبل ممبر نے ذکر نہیں کیا, کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اگر ہم دیکھیں گے جناب پنڈت پوری صاحب جو ہیں وہ بھی اس تشدد, اس وائلنس کا شکار ہوئے. اگرچہ ان کے اوپر کوئی گولی سے یا کسی بم سے حملہ نہ کیا گیا ہو, لیکن ایک موب اٹیک میں ایجیٹیشن کے دوران جو ہے ان کے اوپر حملہ کیا گیا. اس حملے سے بھی جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے ان کو کافی نقصان ہوا, اور آخری وقت جو ہے ان کا اس حملے کی وجہ سے بھی جو ہے ان کے اوپر تکالیف جو ہے ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. تو اور آخر پر میں جناب ستیہ پال ملک جی, جو کہ فارمر گورنر تو رہے ہیں ریاست جموں کشمیر کے, لیکن کسی نے یہاں ذکر نہیں کیا کہ وہ یو ٹی جموں کشمیر کے پہلے لیفٹننٹ گورنر بھی ہیں. تو وہ لیفٹننٹ نہیں تھے, آخری گورنر تھے وہ جموں کشمیر کے. اور میں یہی کہوں گا کہ جہاں وہ کسانوں کی بات کرتے تھے, جہاں وہ ایک ایماندار پبلک فگر تھے, سیاستدان تھے, لیکن جیسا کہ یہاں پہ طارق عامی صاحب نے کہا کہ اگر کنسٹرکٹیو ہم کرٹیسزم کریں تو اس کا سکوپ ہونا چاہیے. لیکن خیر, جس طرح سے یہاں پہ ساگر صاحب نے کہا, سلمان ساگر صاحب نے, کہ آج شاید خاموشی ہی بہت کچھ کہتی ہے. اور مجھے بھی لگتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اس سائڈ بیٹھے ہوئے جو ہمارے ممبران ہیں ان کو بھی آج شاید کہنے کی کچھ زیادہ خواہش نہیں ہے, اسی وجہ سے یہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور صرف بیچ میں جو ہے ٹوکا ٹوکی کر رہے ہیں. شکریہ, بہت بہت شکریہ, تھینک یو. پاون گپتا جی.
ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस ऑब्चुरी रेफरेंसेस में बोलने का मौका दिया। आज हम दिवंगत आत्माओं को अपने श्रद्धा सुमन भाव सुमन अर्पित कर रहे हैं जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे। इसमें से आज मैं देख रहा हूं कि 7 लोगों के नाम आए हैं, जिनमें से 4 को मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता था। इसमें सत्यपाल मलिक जी, जिनके साथ में मिलने का काफ़ी सौभाग्य प्राप्त हुआ, 3-4 बार मैं उनसे मिला, और हमारे श्री दीनानाथ भगत जी, श्री रमेश अरोड़ा जी और गुलचैन सिंह चाड़क जी, शायद इनके साथ मैं पर्सनली मिला हूँ काफ़ी बार। तो मैं सबसे पहले तो आपने गवर्नर साहब का जिक्र किया, वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में रहे, उन्होंने देश की सेवा की है, तो मैं उनका अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ उस शख्सियत को। नंबर 2 पे मैं दीनानाथ भगत जी की बात करूंगा। उनका पॉलिटिकल कैरियर जब वो रिटायर हुए तो उस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था बीजेपी का उधमपुर का, तो मैं उनको पार्टी में लाया। अभी 1.5 महीना हुआ था उनको रिटायर हुए, अगस्त में रिटायर हुए, अक्टूबर में मैंने उनको डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट लाया। मेरे साथ में चले, हम दोनों ने एक साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट को उस वक्त कवर किया, और मेरे साथ में उन्होंने, फिर हमने उनको 2 बार डिस्ट्रिक्ट का प्रधान भी बनाया। तो ऐसा शख्स जिसने बड़ी मेहनत की हो और जिसकी गरीबों के प्रति बड़ी संवेदना रही हो, और जो एक बड़ी वोकल वॉइस थी। मेरे साथ में वो असेंबली में भी रहे, तो हम दोनों ने बहुत बार एक साथ मुद्दे पे उठाए, उधमपुर के हमारे मुद्दे थे, उन्होंने काफी मेरा साथ दिया। तो मैं उनको तो काफी देर तक वो पर्सनली जो उनको मैं जानता था, उनके परिवार को जानता था, उनको बीजेपी में लाने के लिए उस वक्त मेरे फादर साहब जो थे वो उस वक्त जिंदा थे, तो उन्होंने कहा कि इसको ले आओ दीनानाथ भगत को, तो मैं लाया। तो मैं आज अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करता हूं कि उन्होंने जितनी देर भी वो हमारे साथ रहे, उन्होंने काफी ईमानदारी से लोगों की सेवा की, उधमपुर की सेवा की, और बड़े निष्काम भाव से उन्होंने काम किया। रहा सवाल रमेश अरोड़ा जी का, मैं उनको स्टूडेंट लाइफ से जानता था, क्योंकि वो काफी बार घर में आते थे और एक बड़े जुझारू नेता थे, अच्छे वकील थे, अच्छे इंसान थे, और काफी अच्छे काम उन्होंने किए। तो मैं उनको एक जो सदमा अपने बेटे का लगा, उसमें वो काफी ज्यादा अंदर से टूट गए। उसी टूटने की वजह से, एक ही बेटा था उनका, उसके टूटने की वजह से उन्होंने वो जो एक जिंदगी के प्रति जो एक विल पावर होती है सर्वाइव करने की, उसमें से वो उसमें अपना दम तोड़ दिया। गुलचैन सिंह चाड़क जी, कई बार उनसे मिलने का मौका मिला, बड़े सॉफ्ट स्पोकन थे, हम्बल पर्सनैलिटी थे, मिलनसार व्यक्ति थे, और बड़े अदब से लोगों से मिला करते थे, और वो एक डोगरा प्राइड भी थे। तो मैं अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करता हूं। रहा सवाल ये जो 4 शख्सियत जिनके बारे में काफी लोगों ने जिक्र किया, चाहे वो श्री गुलाम नबी शाहीन साहब हो, चाहे वो सरदार मोहम्मद अखलाक खान साहब हो, चाहे वो मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी जी हो, उनको भी मैं अपने श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट करूंगा था, जब हम ऑब्चुरी रेफरेंसेस कर रहे होते हैं, दिस इज नॉट द टाइम टू फॉर द पोलिटिकल डिबेट। इतने सीनियर मेंबर है तारिक अमी साहब, 5 बार वो मेंबर हैं, मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूं। इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बट इज दिस ए टाइम टू कम अप विद दोस थिंग्स। हम जहां पर किसी का क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए, जो संसार में नहीं रहा, उसका हम क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करते, हम सिर्फ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनको जराए। कुछ लोगों ने जो कहा, नहीं सर मेरी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहां पर ऐसी आती हैं, हम इवैल्यूएशन करने के लिए खड़े हैं। हमने अगर उनसे उनकी अच्छी चीजों से कुछ सीख ले सकते हैं तो हम उस सीख को लें। हम इधर में इस हाउस की मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस 5 दिन के सेशन को आप 15 दिन का करिए, और तारिक आमी साहब को कहिए कि डिबेट में हम एक चीज के ऊपर डिबेट करेंगे। वी आर ओपन टू अ डिबेट, वी आर नॉट शाइंग अवे फ्रॉम द डिबेट। पर ऐसा है कि इस मौके पे, आप इस मौके पे क्यों ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना चाहते हो? मेरी ये रिक्वेस्ट है। मैं अंत में मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि
इन दिवंगत आत्माओं को जिस जिस स्थान पे हो परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनको परिवारों को इस सदमे को बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। मैं अंत में उनको सच्चा नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। सजाद गनी लोन साहब। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये जो खराज अकीदत की तहरीक है इसमें सत्यपाल मलिक साहब, गुरचरण चाड़क साहब, दीनानाथ भगत साहब, गुलाम नबी शाहीन साहब, रमेश अरोड़ा साहब और जनाब मोहम्मद इखलाक खान साहब और मोहम्मद सुल्तान पंडपुरी साहब, मैं इनको खराज अकीदत पेश करता हूँ। कुछ इंसान हैं जिनको मैं जानता था, कुछ को नहीं। अल्लाह ताला जो है दे रेस्ट इन पीस। सुल्तान पंडपुरी साहब हमारे इलाके के थे और मेरी उनके साथ काफ़ी बार जो है उठना बैठना रहा है। और मैं ये कहूँ कि एक ऐसे ग्राउंड से जुड़े हुए इंसान जो जेल में भी काफ़ी देर रहे, जब वो एक तहरीक थी बुकली गया, वो 6-7 साल जो है उन्होंने जेल में निकाले हैं राजशुमारी की तहरीक। 6 to 7 years तब जेल में रहे। 77 में इलेक्ट को कराए MLA, फिर 99 में फिर MLC रहे। और शायद ही कोई गांव हो ऐसा कुपवारा में जहां आपको उनकी जिक्र न मिले कि जब वो MLC थे या MLA थे, यहाँ आए, कहीं उनकी वसादत से कोई नौकरी में लगा हुआ है, कहीं उनकी वसादत से कोई किसी को हॉस्पिटल में मदद हुई है। और इस वक्त भी अल्लाह का लाख करम है, एक जो है सियासी जो है एक लेगेसी उनने पीछे रखी हुई है। और आज की डेट में भी लोग लंगेट में उनको बहुत ही ज्यादा आदर से, मोहब्बत से, इज्जत से जो है याद करते हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। और इसके साथ ही में जितने भी बाकी सारे नाम हैं उन सबको मेरी तरफ से खराज अकीदत। थैंक यू। एजाज जान साहब। शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपने मौका दिया बोलने का। मैं अपनी तरफ से श्री सत्यपाल मलिक साहब को, गुरचरण सिंह चाड़क साहब को, दीनानाथ भगत साहब को, गुलाम नबी शाहीन साहब, रमेश अरोड़ा जी और सरदार मोहम्मद इखलाक खान साहब और सुल्तान पंडपुरी साहब, इनको खराज अकीदत पेश करता हूं। स्पीकर साहब, मुझे थोड़ा सा मौका मिला इनमें से कुछ ऑनरेबल मेंबर्स के साथ काम करने का। गुरचरण सिंह चाड़क साहब जम्मू प्रोविंस के एजुकेशन के फोरम के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने काफ़ी काम जम्मू प्रोविंस में, खास करके रिमोट एरियाज़ को, रजौरी, पुंछ और चनाब के अंदर जो है काफ़ी एजुकेशन को प्रमोट किया। उनकी बात रखी, अपनी बरादरी की बात रखी। इसके साथ साथ गुलाम नबी शाहीन साहब जिनका बहुत बड़ा रोल जम्मू कश्मीर के अंदर रहा और दौरान मिलिटेंसी में भी उन्होंने बहुत काम किया। मैंने खुद जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की ने मुझे मौका दिया यूथ में काम करने का जम्मू प्रोविंस का, तो अमूमन मैं शाहीन साहब से मिलता था तो वो एक बात उनकी हमेशा याद में हमेशा रखता हूँ। तो उनका एक हमेशा कहते थे कि हमेशा नौजवानों को जो है अच्छी साइड लेके चलो, वायलेंस की तरफ नहीं लेके जाओ। तो मैं समझता हूं जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कंट्रीब्यूट किया, आखिर में उन्होंने हमें उसका रास्ता बताया। सरदार मोहम्मद इखलाक खान साहब, पुंछ के एक मेंढर के रिमोट एरिया से ताल्लुक था उनका, और अमूमन में जब भी हमारी मीटिंग्स वगैरह होती थी पार्टी लीडरशिप के साथ तो वो अमूमन बोलते नहीं थे। तो मैं उनको पूछता था, मैं जब बाहर निकलता, मैं खान साहब आपने बोला नहीं, तो वो मुझे हमेशा कहते थे, कहा कि लीडरशिप को सब कुछ पता होता है, आपकी प्रेजेंस ही उनको ये बताती है आपके इलाके की क्या मुश्किलात हैं। तो इसलिए पहले तो बहुत कम बोलना चाहिए और उतना ही बोलना चाहिए जितना अपने लोगों को जो है फायदा दे सके। आज के दिन में उनको भी खराज अकीदत पेश करता हूं। स्पीकर साहब, एक गुजारिश करूंगा कि पूरी दुनिया में एक बहुत मुश्किलात आई, मेरी आपसे गुजारिश है कि फलस्तीन में जो बच्चे मारे गए, जो नौजवान वहां मारे गए, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे, माएँ बहनें मारी गई, मेरी आपसे गुजारिश है आज इस आह्वान में उनको भी एक खराज अकीदत पेश की जाए और आज के इस बिजनेस में उनको भी इंक्लूड किया जाए। क्योंकि खाली मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर नहीं,
आज यूरोप और पूरी दुनिया में जिनकी कोई आवाज नहीं बनता है, आज लोग उनके लिए सड़कों में उतरे हैं। और जम्मू कश्मीर की असेंबली, जिसको खास करके काफी मुद्दत के बाद एक डेमोक्रेटिक सेटअप में मौका मिला यहां बात करने का, मैं यही अपनी तरफ से उन तमाम नौजवान बच्चों का और छोटे छोटे बच्चे जो शहीद हुए पैलेस्टाइन में, उनको खराजे अकीदत पेश करता हूं और आपसे गुजारिश करूंगा कि उनको भी इस लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। शुक्रिया स्पीकर साहब। अब्दुल मजीद लारमी साहब हैं। हाँ जी। आपने मुझे इस औपचारिक रेफरेंस पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा शाहीन साहब की, क्योंकि मैंने जो पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया एज यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, तब वो यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, शायद जॉइंट सेक्रेटरी थे तब, तो सागर साहब जॉइंट सेक्रेटरी थे और गुल साहब ये यहाँ वहाँ यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट थे। तब से मैं जानता हूँ शाहीन साहब को, उसने मुझे सिखाया सही तौर से कि किस तरीके से सियासत में काम करना चाहिए। और मुझे याद है वो दिन जब मिलिटेंसी का मौका था, इतनी ज़्यादा मिलिटेंसी मेरे घर में ब्लास्ट हो गया और उसने मुझे कहा कि आप जम्मू आ जाओ, यहाँ पे मत बैठो, यहाँ पे खतरा है। मैं गया जम्मू, फिर 10-15 दिन वहाँ पे बैठा, फिर घर आया तो घर में अपने आप को अच्छी तरीके से मैंने संभाला कि किस तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि हम नेशनल हाईवे पर रहते थे। तो तब उसने मुझे डांटा, बोला क्यों आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको, आप क्यों जाते हो, आज खतरा है। और मुझे मालूम है जब वो एमएलए हॉस्टल में थे, एक दिन पीर शफी साहब जो हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ असेंबली थे यहाँ पे, तो वो वहाँ पे उसके साथ बैठे थे। सागर साहब दूसरे कमरे में थे, गुल साहब दूसरे रूम में थे, तो एमएलए हॉस्टल में। तो तब उसने कहा कि कोई आया है। मैं गया था उसके पास मिलने के लिए, शाहीन साहब के पास और सागर साहब के पास। तो उन्होंने कहा उनको कि कोई आया है, तो वो डर गई, पता नहीं कौन आया, इतना डर था। उस डर के माहौल में शाहीन साहब ने मुझे एक नसीहत की, बोला इस तरीके से नहीं आना चाहिए, आपको मालूम है क्या हालात है। पहले कहीं से कोई कोई आदमी मेरे पास भेजना था या कोई वहाँ पे नीचे था कोई सिक्योरिटी का, तो वो उसको भेजना था। तो जितनी भी सियासत है मैंने उससे सीखी। और उसके बाद वो यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट भी बने। तब उसने मुझे अनंतनाग और कुलगाम, तब एक ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, वाइस प्रेसिडेंट यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का बनाया। और उसके बाद वो यहाँ पे जब 96 में फारूक साहब की सरकार आ गई और उसमें उसको शायद 97 में यूथ ये प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बनाया गया। तब किस तरीके से मुझे याद है नजीर साहब के घर में एक वहाँ पे यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का कन्वेंशन बुलाया गया और उसमें इतना डर था तब, क्योंकि अक्सर लोग हमें ताने देते हैं कि हम ही सच्चे हिंदुस्तानी हैं और हमें मालूम है कि कितने वर्करों को हमने खोया, कितना हमने सहा है, कितना हमें बर्दाश्त करना पड़ा है, कितने ब्लास्ट हमने खाए, कितने हमारे शहीद किए गए। और तब शाहीन साहब ने वहाँ पे शेख नजीर साहब के घर में वहाँ पे कन्वेंशन बुलाया और कन्वेंशन इतना बड़ा था, सारा जम्मू कश्मीर के यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर और कुछ पेरेंट्स की भी वहाँ पे जमा हो गए और तभी से स्टार्ट हो गया प्रोसेस। जब फारूक साहब तब ये वजीर आला थे, उसके बाद जनाब शाहीन साहब ने, मुझे याद है शायद 99 में कहीं पे वो जा रहे थे, उसको ब्लास्ट किया गया, उसकी एक टांग बिल्कुल डैमेज हो गई थी, कट गई थी फिर। और उसके बाद वो उसी टांग पर, मुझे याद है जब भी मैं उसके पास जाता था सिर्फ यही कहता था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ कभी नहीं छोड़ना। यही एक जमात है जो यहाँ के लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोग, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, अगर यहाँ पे हिफाजत करेगी तो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी और कोई। और मुझे सिखाते थे और कहा कि वो ये भी कहते थे कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, वो क्यों गलत बातें कर रहा है, सारा मुझे याद है। जब मरते दम तक मैं हॉस्पिटल में भी गया उसके पास, सोरा में मेडिकल इंस्टीट्यूट में घर भी गया,
اور مرتے دم تک صرف یہی نصیحت دیتے تھے. اور میں اس کو آج اس ہاؤس میں کھڑا کی اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. اور باقی جو یہاں پہ موقع نہیں ملا، یہاں پہ ستپال ملک صاحب جو ہمارے گورنر تھے، تو ان کے بارے میں تو سب جانتے ہی ہیں، وہ بہت اچھے انسان تھے، بولتے تھے، سچ بولتے تھے، جو بھی بولنا تھا ان کو بولتے تھے. سامنے گلچین سنگھ چارک کو میں جانتا ہوں کیونکہ وہ منسٹر تھے شاید، تو تب ہم کبھی کبھی ہاؤس میں جاتے تھے، وہاں پہ ان کا سنتے تھے، ان کے بارے میں بولتے تھے. دین ناتھ بھگت جو 2014 میں وہ میرے ساتھ ایم ایل اے تھے اور ہم نے ان کے ساتھ کام کیا، بہت اچھے نیچر کے انسان تھے. اللہ ان کو بھی سرگ میں جگہ دے دے. اور رمیش اروڑا صاحب ایم ایل سی میرے بعد بنے تھے، میں ایم ایل اے بنا تھا تو وہ ایم ایل سی بن گئے تھے. سردار اخلاق خان صاحب کو تو میں زیادہ جانتا نہیں، نام تو سنا ہے. اللہ ان کو بھی جنت نصیب کرے. اور یہاں پہ محمد سلطان پنڈت پوری صاحب کے بارے میں، کیونکہ انہوں نے شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ سے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا اور اس کے بعد وہ 2-3 بار ریلیجس لیڈر رہ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت نصیب کرے. تو باقی شکریہ. تھینک یو. نظام الدین بٹ صاحب.